आपके साथ आसिफ रशीद, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे। माजरत के साथ 5 मिनट लेट हुए हैं तकनीकी खराबी के सबब और 8:40 हो गए हैं। फटाफट से शुरुआत करते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, आज जनवरी की 13 तारीख है। इस दिन को माजी में कुछ अहम वाकयात हुए हैं, वो सबसे पहले आपके सामने रखेंगे और उसके बाद फौरन से हम जम्मू कश्मीर की खबरों से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जहां तक हिस्ट्री ऑफ द डे की बात है तो आज ही के दिन 1607 में स्पेन के अंदर जहां पर दिवालियापन के ऐलान के बाद बैंक ऑफ जिनेवा का जवाल हुआ 13 जनवरी 1607 को। 1849 में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों और सिखों के दरमियान दूसरी लड़ाई आज ही के दिन हुई थी। इसके अलावा 1888 में वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर जियोलॉजिकल सोसाइटी का कयाम आज के दिन अमल में लाया गया। इसके एक बरस बाद 1889 में आसामी तलबा ने अपने अदबी जरीदे जोंकी की अशात शुरू की। तारीख 13 जनवरी थी, साल था 1889 यानी 1889 में। 1910 में न्यूयॉर्क के अंदर दुनिया की पहली अवामी रेडियो नशरियात शुरू हुई। आज के दिन आगाज हुआ इस खास प्रोग्राम का और तारीख थी 13 जनवरी की, आज से ठीक 112 बरस कबल। 1926 में मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शक्ति सामंत की पैदाइश आज के दिन हुई। इसके अलावा 1940 में माइकल एडवायर को लंदन में आज के दिन उधम सिंह ने गोली मारकर कत्ल किया और ये वही जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो एक सबसे बड़ा सानहा पेश आया, जहां पर एहतजाजियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया और माइकल एडवायर या जनरल डायर जिसको कहा जाता था, उसको लंदन में उधम सिंह ने गोली मारकर कत्ल किया 1940 में। 1964 में आज ही के दिन कलकत्ता, जिसे आप कोलकाता कहा जाता है, यहां के बदतरीन फसादात हुए। 1000 से ज्यादा लोगों की हलाकत इन फसादात में 1964 में हुई। तो ब्लैक डे के तौर पर आज के दिन को कोलकाता के अंदर देखा जाता है। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में यह अहम दिन, अहम वाकयात 13 अप्रैल के हवाले से। लेकिन अब सीधा प्रोग्राम का आगाज करेंगे और बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं प्रोग्राम सलाम जेके की। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर का मौसम, शाहराहों का हाल अहवाल और अगर आप सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, पहला अपडेट यही एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले मौसम का मिजाज, जहां महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक ही इस वक्त मौसम का मिजाज बना हुआ है, क्योंकि बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और खबर यह है कि जवाहर टनल के आसपास, नाविका टनल के आर पार भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में इंतजामिया ने फिलहाल यह फैसला लिया है कि इस कौमी शाहराह पर यानी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया जाए। भारी बर्फबारी हो रही है जी काजीगुंड से लेकर बानिहाल सेक्टर के बीच में और ये पूरा मामला जो है रामबन इलाके तक भी बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है और यही वजह है कि इंतजामिया ने एहतियातन कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया है। इधर जहां काजीगुंड बानिहाल सेक्टर में बालाई इलाकों, ये बालाई इलाका माना जाता है जी, पहाड़ी इलाका माना जाता है, यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। तो खबर ये आ रही है कि एक बार फिर कुपवाड़ा के बालाई इलाकों से लेकर मत्सिल, करना, केरन, साधना टॉप और गुलमर्ग के कई इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे अबूर मरूर के रास्ते भी मुतासिर हो रहे हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर। तमाम मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आज यानी इस साल में पहली बार, साल 2023 में पहली बार आज 13 तारीख को ऑफिशियली फिलहाल क्लोज कर दी गई है। एहतियातन गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। सीधे बानिहाल चलेंगे जहां से हमारे साथ नदीम इकबाल ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है? हमारे पास जो खबर आ रही है दिल्ली, वो ये आ रही है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें मैदानी इलाकों में हो रही हैं, तमाम पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी का असर जो है वो दिख रहा है। क्या कुछ खबर आपके पास? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जिस तरह से, क्योंकि हमें तो पहले ही इस चीज का इल्म था कि वेदर प्रेडिक्शंस में बताया गया था कि 13 तारीख की दोपहर तक मौसम खराब रहेगा और उसका कहीं ना कहीं असर भी हमें देखने को मिला।
लेकिन आज हम देखिए दरमियानी शब से ही बारिशों का सिलसिला जो है रामबन बानीहाल सेक्टर पर शुरू हो गया था, जहां हम देख रहे थे क्योंकि एक तरफ बारिश का सिलसिला तो था और दूसरी तरफ हम अभी देख रहे हैं कि बानीहाल में नवयुग टनल के दोनों अतराफ पे इस वक्त बर्फबारी हो रही है और लगभग 3 से 4 इंच जमा हो चुकी है बर्फ, जो अभी जिस वजह से फिसलन पैदा हो गया और अथॉरिटीज की जानिब से जो भी ट्रैफिक काम है उसकी जानिब से गाड़ियों के आमद को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बंद कर दिया है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि रामबन बानीहाल या फिर रामबन उधमपुर सेक्टर पर बारिशें भी हो रही है और दूसरी तरफ बानीहाल नवयुग टनल पर जो है बर्फबारी हो रही है। इससे कहीं ना कहीं खदशात बढ़ रहे हैं कि रोड ब्लॉकेज, जहां हम एक तरफ देख रहे हैं क्योंकि बर्फबारी की वजह से तो रोड बंद हुआ ही हुआ है, लेकिन जिस तरह से मूसलाधार बारिशें हैं तो मिहाड़ हमारे पास एक ऐसा स्ट्रेच बन जाता है जहां पर अक्सर मड स्लाइड आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस वक्त हाईवे ब्लॉक हुआ है और दूसरी तरफ अगर मौसम की बात करें तो मौसम ने भी कहीं ना कहीं करवट बदली है, मिजाज बदला है और इस वक्त बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अगर ट्रैफिक प्लान की बात करें, ट्रैफिक प्लान कल रात को जारी तो कर दिया गया था कि आप कल LMEs दोनों अतराफ से चलेगी, HMVs एक तरफा चलेगी, लेकिन जब मौसम ने मिजाज बदला और अभी ये चीज हम लोगों को इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक प्लान के साथ में एक चीज एक और जारी की जाती है कि जब भी आप हाईवे पर ट्रैवल करें तो पहले अपने करीबी जो कंट्रोल रूम्स है वहां पर राब्ता करें, हाईवे के हालात के बारे में जाने और उसके बाद ही अपना सफर शुरू करें। और नाइट आवर्स में काफी एहतियात बरतने की बात कही जाती है। तो कुल मिलाकर अभी हमें उन तमाम चीजों पर अमल करना चाहिए। कुल मिलाकर अभी जो महकमे मौसमियात ने जुमेरात को पेशन गोई की थी उसमें उन्होंने कहा था कि पीर पंचाल के आर पार मजीद बारिशें और बर्फबारी का इम्कान है, वो इस वक्त चल रहा है और यही वजह है कि एहतियातन इंतजामिया ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फिलहाल गाड़ियों की रफ्तार को रोक दिया है, यानी फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया। बहुत शुक्रिया जी नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी, महकमे मौसमियात ने जुमेरात की शाम को ही इस बात की वजाहत कर दी थी कि जुमा शाम तक यानी आज शाम तक मजीद बर्फबारी का इम्कान है, उसके बाद मगरिबी हवाओं का असर थोड़ा सा कम होगा। 14 से 18 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा, यानी कल से आप मौसम में कदरे बेहतरी देखेंगे, तब्दीली देखेंगे। उतनी बर्फबारी की जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो हो नहीं पाई है। बहरहाल आज शाम तक पहाड़ी इलाकों के अंदर होगी तो 14 से 18 तारीख तक मौसम खुश रहेगा, पेशन गोई कर दी गई है महकमे मौसमियात की तरफ से। और फिर अगला जो मगरिबी हवाओं का असर होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, वो 19 और 20 जनवरी को मौसम में तब्दीली आएगी। एक बार फिर इम्कान लगाया जा रहा है कि बारिशें भी होंगी, बर्फबारी होगी और यह 19 से 20 जनवरी के दरमियान होगा। फिलहाल कल से मौसम का मिजाज थोड़ा सा बेहतर रहेगा। 14 से 18 जनवरी तक महकमे मौसमियात की पेशन गोई सामने आ चुकी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की। कौमी शाहराह के बाद जरा बात करते हैं दाखिला वजीर की, क्योंकि दाखिला वजीर अमित शाह का आज एक दिन का दौरा जम्मू है और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। डांगरी वाक़े के बाद दाखिला वजीर का जम्मू का यह पहला दौरा होगा और यह दौरा एक्सक्लूसिव डांगरी में मारे जाने वाले लोगों के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी के करने के लिए दाखिला वजीर जो है वो दिल्ली से सीधे रजौरी का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यह कि जब दाखिला वजीर आएंगे तो उनके साथ साथ होम सेक्रेटरी भी होंगे, आला सतही वक्त में कौमी तहकीकाती एजेंसी के डायरेक्टर भी होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर होंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अफसर होंगे, CRPF के चीफ उनके साथ रहेंगे जब वो डांगरी का दौरा करेंगे और वहां पर आई विटनेसेस से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे। टेंटेटिवली जो अभी तक प्रोग्राम बनाया गया है वो 40 से 45 मिनट डांगरी इलाके के अंदर मुतासिरीन के साथ और लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह साहब तकरीबन 11:40 के आसपास ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी एंटायर इस पूरे खित्ते के अंदर, इन दोनों बॉर्डर बेल्ट के अंदर सिक्योरिटी तो टाइट कर ही दी गई है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी रात देर गए से ही सिक्योरिटी गश्त को जो है वो बढ़ाया गया है। माना जा रहा है कि दाखिला वजीर साहब के दौरे जम्मू के फौरन बाद जहां हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू होगी उसके बाद कई अहम बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, जिनका इतलाक आज से ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर
कि जब दाखिला वजीर साहब आएंगे तो उनके हमरा जो ऑफिशियल टीम होगी उसका थोड़ा सा खुलासा हमने आपके सामने रख दिया। भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी के जो सदर हैं रविंदर रैना वो वहां पर मौजूद रहेंगे। लोकसभा के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हमारे पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुगल शर्मा साहब वो वहां पर मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दीगर लीडर्स भी यहां पर मौजूद रहेंगे। होम सेक्रेटरी ए.के. भल्ला, सीआरपीएफ के सरबराह जो डॉक्टर सुजय लाल वो रहेंगे और डीजी बीएसएफ रहेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहेंगे, एनआईए, रॉ और दीगर इदारों के सरबराहान भी दाखिला वजीर के हमरा बाद दोपहर आज डांगरी पहुंचेंगे, जहां पर वो मुतासरीन की बात भी सुनेंगे। और दाखिला वजीर माना जा रहा है कि ऑफिशियली जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं, जो मारे गए लोग हैं उनके लवाहिकीन जो है उनको सरकारी नौकरियों के ऑर्डर भी दे सकते हैं। इस तरीके की तैयारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो चल रही है। सीधे पहले जमशीद मलिक के पास चलते हैं। जमशीद, क्या कुछ अपडेट है इलाके के अंदर और क्या तैयारियां अभी तक मुकम्मल हो गई हैं? बिल्कुल, अगर वजीर दाखिला की बात करें तो उनके दौरे से पहले ही हम पिछले काल से देख रहे हैं कि तैयारियों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा था। जगह जगह पे स्टार नजर आ रही, जो सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई थी और आज सुबह से ही पूरे इलाके में सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। हालांकि आज मौसम थोड़ा सा तब्दील जरूर नजर आता है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, मगर इसके बावजूद भी पूरी तैयारियां जो इस वक्त देखने को मिल रही है। डांगरी का इलाका पूरा सील कर दिया गया है, किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये भी कहा जाता है कि गाड़ियां राजौरी से कालाकोट की तरफ से जाती हैं उनको भी डाइवर्ट किया जाएगा, उनको हाईवे के रास्ते डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि वजीर दाखिला का टूर जो रहेगा वो डांगरी इलाके से, डांगरी के लिए जवाहर नगर का इलाका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एयरफील्ड गुजर मंडी में उनका जहाज लैंड करेगा। उसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर का सफर उनको आगे रोड बाई रोड करना है, जिसके लिए तैयारियां कल से हम देख रहे थे, लगातार रिहर्सल की जा रही थी, रास्ते चेक किए जा रहे थे। और आज उनके टूर से पहले हम इस तरह मान सकते हैं कि जम्मू पुंछ हाईवे को कालाकोट की या दिगर इलाकों के लिए गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा सकता है। और कालाकोट जो जवाहर नगर का एरिया है इसको बंद रखा जाएगा जब तक वजीर दाखिला का टूर यहाँ से मुकम्मल नहीं हो जाता। मगर अभी तक आसमान पर काफी बादल भी हैं और मौसम भी इस तरह का नजर आ रहा है, जहां आसमान पर हल्की हल्की, अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी शुरू हुआ था, मगर अब जरूर थमा हुआ, मगर तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल कर ली गई हैं। गौहर, बड़ी तादाद में जमशीद, चूंकि वीआईपी मूवमेंट के चलते साथ साथ गाड़ियों का आना जाना रहता है जम्मू से ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से वापस जम्मू की तरफ, यानी ये भी मानकर चलें कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान या वज़ीर दाखिला जब पहुंचेंगे, क्योंकि कमांडोज की भी तैनाती है, तो उससे लगता है चीज़ें और सीरियस ली जा रही हैं, शायद ट्रैफिक रोका जा सकता है कुछ वक्त के लिए जम्मू पुंछ हाईवे या रियासी जाने वाले, कालाकोट जाने वाले तमाम रास्ते और शादरा की तरफ भी। आज सिर्फ ट्रैफिक हाईवे से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है, जो उनका रूट तय किया गया, वो रूट उनका तय किया है जवाहर नगर खांडली इलाके से होते हुए ढांगरी तक जाने का। उसके लिए रास्ते में अगर कालाकोट की बात करें, जम्मू पुंछ हाईवे की, इसको बहाल रखा जाएगा, क्योंकि एक दूसरा रूट जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है जो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता है। इससे हम ये मान सकते हैं कि हाईवे से कोई ट्रैफिक को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि कालाकोट ढांगरी से लेके कालाकोट की जो रोड है उसको जरूर बंद किया जा सकता है। सेंट्रल जेल का एरिया होगा, जवाहर नगर का एरिया हो गया, खांडली एरिया हो गया, कोटरंका का इलाका जो है, ये इलाके मुतासर हो सकते हैं, बुद्धल कोटरंका, ये इलाके मुतासर हो सकते हैं। मगर कालाकोट, और जिस तरह कालाकोट की अगर बात करें तो वो भी कुछ हद तक मुतासर दूर नजर आएगा, मगर जम्मू पुंछ हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि रूट ही दूसरा चेंज कर दिया गया, जिस रूट से उनको डांगरी ले जाया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा रूट है जिस पर बुद्धल कोटरंका इन इलाकों के लिए गाड़ियों की आवाजाही रहती है, मगर ये रूट जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप स्टैंड बाय रहिएगा। जमशीद मलिक हमारे साथ, धीरज शर्मा जी हैं, सरपंच है डांगरी के, जहां पर यह पूरा इंसिडेंट हुआ था और जहां पर आज हाई प्रोफाइल विजिट वजीर दाखिला साहब की होनी है। धीरज जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। किस तरीके का माहौल आज डांगरी के अंदर है, क्योंकि 1 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ था, आज 13 दिन हुए हैं, 13 दिन के बाद दाखिला वजीर साहब वहां पर आ रहे हैं और आज ऑफिशियली कोई त्यौहार भी वहां पर नहीं मनाया जाएगा जो पहले ही कहा गया था, लेकिन जो गम है, जो दर्द है, वो आज भी वहां चेहरों पर साफ नजर आ रहा है। जी सर, धन्यवाद जी। आज इस हमारा जो एक आज का था त्यौहार था लोहड़ी के ऊपर, आज अमित शाह जी हमारे बीच में आ रहे हैं। सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करेंगे। मेन जो हमारे यहाँ इश्यूज रहेंगे वो है सिक्योरिटी को लेकर जी। जिस तरह से आए दिन इंसिडेंट जो इस आज से 35 दिन पहले अल्फा गेट में होता है और उसके बाद दूसरा इंसिडेंट यहाँ डांगरी में हो जाता है,
कहीं ना कहीं जिस तरीके से टारगेटिंग किलिंग चल रही है, हमारा मेन फोकस रहेगा कि सिक्योरिटी को लेके कि हमारे एरिया, काफी एरिया जो फार फ्लंग एरियाज है, चाहे वो खाली डांगरी की बात नहीं करूंगा, सराउंडिंग एरिया जितने भी हैं, वहाँ सिक्योरिटी को लेकर हमारी सबसे मुख्य जो आज हमारी डिमांड रहेगी वो सिक्योरिटी को लेकर कि किस तरीके से लोगों की सुरक्षा की जाए। अच्छा, ये बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है धीरज जी, ये कहा गया था कि जनाब एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स सीआरपीएफ की इन माइनॉरिटी इलाकों में कर दी गई है, फिर वीडीजीज को अच्छे तरीके से रिवाइव करने की भी बातें हो रही है, तो क्या अभी भी दहशत है या थोड़ा सा उसमें फ़र्क आया है, क्योंकि जब मिलकर काम होगा तो इस दहशत से बाहर भी आया जा सकता है? देखिए, यहाँ तक रही है वीडीसी को एम्पावर करने की बात, तो अभी जो है उस तेजी से नहीं हो पा रही है, क्योंकि वेपन्स की कमी आ रही है। लेकिन जो वेपन्स दिए जा रहे हैं, खाली डांगरी को नहीं, खाली एक हमारी पंचायत को नहीं, बाकी भी सराउंडिंग एरिया जितने भी हैं हमारे, सभी को वेपन्स दिए जाएंगे। तो उसके और साथ ही जो हमारी वेल्थ फोर्सेज, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज सीआरपीएफ की जहाँ 18 कंपनियां आई हैं, कहीं ना कहीं उससे जो दहशत का माहौल था लोगों के अंदर, दोबारा से वापिस उनको फिर से उनका मतलब मोरल जो है डाउन ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं जो है वीडीसी को एम्पावर जब तक नहीं होगी तब तक जो है वो हम ग्राउंड पे नहीं कर सकते। अब ये किस तरीके की एम्पावरमेंट कह रहे हैं? देखिए, फॉर्मर फौजी जो हैं, जो साबिका फौजी हैं, उन्हें एसएलआर्स देने की बात कही गई है, हथियार वापस दिया जा रहा है, ट्रेनिंग्स भी हो रही है, डिप्लॉयमेंट भी हो रही है, और क्या कुछ आप चाहते हैं जो दाखिला वजीर साहब, होम गृह मंत्री साहब आज करें आके डांगरी के अंदर? देखिए सर, कि जहाँ हम एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, और खास ही आज एक्स सर्विसमैन 60 साल से ऊपर भी हो चुके हैं, तो हमारी यही डिमांड रहेगी कि जितने भी जो वॉलंटियर्स हैं, एक टीम वॉलंटियर्स की है, जो जरूरी नहीं है कि वो एक्स सर्विसमैन ही हो, आप एसएलआर को दोगे, आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो, आप जो नौजवानों को जो काम करेंगे फील्ड में जाकर, रात को कहीं जरूरत पड़ती है तो एक्स सर्विसमैन 60 साल से जो ऊपर है वो तो बाहर जाके क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा कि इसके ऊपर विचार करना होगा, यहाँ की सरकार को भी, खास करके हमारे जो आज अमित शाह जी आ रहे हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि नौजवानों को दिए जाए वेपन और उनको वेल ट्रेन किया जाए, ताकि किसी किस्म की भी कोई अगर कोई घुसपैठ होती है तो उसके ऊपर वो काबू कर सकें। धीरज साहब, 1 और 2 तारीख को जो कुछ हुआ, उसके बाद हमने देखा एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी सीआरपीएफ की हुई, पुलिस कुछ इलाकों में, और रात की गश्त भी काफी बढ़ाई गई। आपके इस डांगरी वाले एरिया में, आसपास के इलाकों में, जहां आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब को के सामने भी बात रखेंगे, तैनाती हुई है सुरक्षा बलों की तरफ से, अलग अलग जगहों पर कोई बंकर्स लगे हैं या कोई चौकसी बढ़ी है इन इलाकों के अंदर? आज के वक्त में भी जवान तैनात हैं रात या दिन में? बिल्कुल तैनात है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इंडिविजुअल सुरक्षा जो है वो जितनी मर्जी आप पैरामिलिट्री लगा लो, जितनी मर्जी आप सीआरपीएफ लगा लो जी, जब तक आप इंडिविजुअल सुरक्षा जो है वीडीसी नहीं करेगी, वीडीसी को वेपन नहीं दिए जाएंगे, तब तक जो है आप जितनी मर्जी कंपनियां लगा लो। यहाँ पर एरिया जो हमारा बनता है 100 किलोमीटर एरिया बॉर्डर के एरिया के साथ साथ जुड़ता है, इसमें आप कितनी कंपनी जहाँ लगा लोगे, घर घर की सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, वो मेन चौराहों पर या मेन एरिया पर रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी धीरज शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए। मेरे साथ इकबाल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, इकबाल मलिक साहब हैं, डीडीसी रुकन है जी। बहुत शुक्रिया जी इकबाल साहब ज्वाइन करने के लिए। दाखिला वजीर साहब का दौरा है जम्मू कश्मीर है, स्पेशली जम्मू के इस खत्ते के अंदर आ रहे हैं जहाँ पर 1 और 2 तारीख को इंसिडेंट हुए और 7 लोगों की मौत हुई है। किस तरीके से आप इस पूरे टूर को देखेंगे और क्या जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात हो रही है, क्या दाखिला वजीर के दौरे से वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो पा रहा है? जी 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 हो रहा है पूरा। और ये जो वीडीसी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अब इलाका जात में लगाई गई हैं, तो इस वक्त तो पूरे तरीके से जो है वो उनकी गश्त हो रही है, इलाकों में घूम रहे हैं। लेकिन इसमें वीडीसी जो कमेटीज हैं उनको स्ट्रेंथन करने की और ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा जो एरियाज हैं वो इस वीडीसी के में लाने की जरूरत है। अदरवाइज इस वक्त तो हर जगह पर फोर्सेस लगाई गई हैं, तकरीबन वो गश्त भी करती हैं और पूरा लोग जो है मतमीन है कि भाई वो जो एक्शन सही तरीके से हो रहा है। एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि आप वहां के मकामी है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी भी लगाई गई है, सारी चीजें की गई हैं, आपकी तरफ से भी कोई इन लोगों को एश्योरेंस या किस तरीके से मकामी सतह पर इन चैलेंजेस से निपटा जाएगा? क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, परेशानियां काफी ज्यादा हैं, जिस तरीके से अभी धीरज साहब भी जो लोकल सरपंच है वो भी कह रहे थे, इकबाल साहब। नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछले कुछ अरसे से वहाँ जो क्रिमिनल हार्मनी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े इत्तेहाद से स्ट्रांगली यूनाइट होकर वो चल रहे थे,
जी तो जो एंटी नेशनल जो है ताकतें हैं उनको ये चीजें पसंद नहीं। उन्होंने एक कोशिश की है इसको जो है तोड़ने की, इत्तेहाद को तोड़ने की, इसमें वो कामयाबी नहीं हुई। क्योंकि आपने देखा कि जिस दिन ये वाकया हुआ है, जी पूरे जितने भी मुस्लिम जो इलाके थे, चाहे वो दरहाल था, चाहे थन्ना मंडी था, चाहे कालाकोट था, ये कोटरंगा था, सूरकोट पुंछ, हर जगह वहां हड़ताल रही है और सबने वहां सख्त अल्फाजों में इसको कदम किया है। तो लिहाजा वो जो मकसद था उन लोगों का करने का, उसमें वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये यूनिटी अगर इस तरह कायम रहेगी तो कोई ताकत हमें खराब नहीं कर सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। इकबाल मलिक साहब, बीजेपी से इनका ताल्लुक डीडीसी रुकन है दरहाल से। हम कोशिश करेंगे कि साबिक एमएलसी हैं विबोध गुप्ता साहब, वो भी हमारे साथ। विबोध गुप्ता के साथ साथ हमारे साथ रविंद्र शर्मा साहब, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, मकामी भी हैं। बहुत शुक्रिया जी शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। जी दाखिला वजीर साहब का आज दौरा है, कांग्रेस ऑफिशियली इस टूर को कैसे देख रही है? और ये माना जा रहा है कि ये एक जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर दिया जाएगा ताकि वहाँ की आवाम को ये हिम्मत हो, ये हौसला हो कि पूरा मुल्क इस सानिया में इनके साथ है और जो कुछ किया गया है और जो कुछ किया जा रहा है वो एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जनरल मासेस किया जा रहा है। तो किस तरीके से कांग्रेस इस होम मिनिस्टर साहब के इस टूर को देख रही है और क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा इससे? देखिए, गृह मंत्री जी आ रहे हैं और जरूर इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग महीर भी होगा और कुछ इकदाम भी उठाए जाएंगे। ये अच्छी बात है कि वो दुखी परिवारों के साथ आ रहे हैं और पूरे राजौरी पुंछ में खौफ का माहौल है। और जिस तरह का जम्मू कश्मीर में वातावरण बना है, सिक्योरिटी सिनारियो, मुझे लगता है आज समझ आई केंद्र सरकार को। जो विपक्ष और बाकी लोग कह रहे थे कि हालात ठीक नहीं है, अभी भी टेररिस्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका वो मौजूद है और अब उनको ये समझ आ रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं थे। कश्मीर वादी से इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जो लोग 10 से 12 साल में कश्मीर वादी में कश्मीरी पंडित गए थे, जम्मू के मुलाजिम गए थे, हिंदू मुसलमान सिख गए थे, वहां के लोग थे, वो टारगेटेड होकर के सिलेक्टिवली स्कूलों में जाके, दफ्तरों में जाकर के उनको मारा जा रहा था। और केंद्र सरकार और राज्य के प्रशासन जो है वो ये कह रहा था कि हालात के इंसिडेंट्स इतने कम हो गए, 165% कम हो गए, हालात बेहतर हो गए हैं, मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी है, जम्मू सूबे में आतंकवाद 0 हो गया है, कोई आतंकवादी बचा नहीं। और इस तरह के बयानात बर्दाश्त करते रहे गृह मंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ के अफिसरान की। और जब आर्मी ने भी कहा कि 300 मिलिटेंट एक्टिव हैं, 160 पार बैठे हैं, ये तमाम चीजों को इग्नोर करते रहे, जिसका रिजल्ट हुआ कि इतने बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी कश्मीर वादी से हजारों की तादाद में जम्मू आ गई। राजौरी के 7 लोग एक जगह शहीद हुए, 2 नौजवान जो है वो एक जगह शहीद हुए और उसमें मजिस्ट्रेट एक जांच हुई थी। और कल मैं पढ़ रहा हूं कि उनको अब 10-10 लाख रुपया दिया गया, क्योंकि एक गांव में 7 वाले गांव में 10 लाख दिया गया था, हालांकि वो भी बहुत कम है। एक परिवार के 3 परिवारों का सारा खत्म हो गया और उनका मुझे नहीं लगता कि SRO 43 के तहत को मुलाजिम रखने के काबिल भी होगा। दोनों बेटे जिसके शहीद हो गए, तो वहां 10 लाख रुपया दे दिया। 7 वाले गांव में 2 दलित नौजवान पिछले महीने शहीद हुए थे, मैं वहां गया था और उनको जो है 1-1 लाख रुपया दिया गया था। तो अब बगैर जांच के ये साबित हो गया कि वो भी आतंकवादी घटना थी और ये भी आतंकवादी घटना थी। तो आनंद फानंद में सारी चीजें हो रही हैं और अभी भी इसमें जो लैप्सिस है, सारा देश जानता है कि लैप्सिस तो हुए, दूसरे दिन भी हुए और इलाज में भी हुए इल्जामात हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। रविंद्र साहब, चूंकि आप लोकल भी हैं, आप इलाके को बेहतर तरीके से जियोग्राफिकली भी जानते हैं, जब ये इंसिडेंट 2023 के पहले 24 घंटों में ही पेश आया, उसके बाद हमने देखा कि केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, वो काफी एक्टिव नजर आया और उसमें एक नई जिम्मेदारी या नए रोल में हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ VDCs को हथियार देना, दोबारा से एक्टिवेट करना या अलग अलग इलाकों में जिम्मेदारियां, फिर ट्रेनिंग देना, ये सारा सिलसिला पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है। कैसे इस रोल को आप देखते हैं और क्या वाकई में मुमकिन है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर VDCs को जिम्मेदारी दी गई है वो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान के बिल्कुल क्लोज, यहां LOC भी है। जी मुझे पूछे आप आसिफ? जी 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 जी, जी, जी। देखिए,
मैं पूरा तो नहीं आपका सवाल सुन पाया, लेकिन राजौरी पुंछ के बॉर्डर बेल्ट, ये यहाँ पे टेररिज्म का आगाज 1990 के बाद हुआ और बड़ा खतरनाक हुआ, क्योंकि यही वो बफर जोन है जहां से पीओके से क्रॉसिंग होती है पूरा सुंदरबनी से लेकर के पुंछ तक और उड़ी तक और कुपवाड़ा सेक्टर तक। कि आप देख रहे हैं कि एलओसी का ये जो एरिया है ये बहुत ही वल्नरेबल है और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन जो है सुंदरबनी, नौशहरा और चिंगा तमाम होने से सबसे ज्यादा जो है वो सुंदरबनी के एरिया से होती है। और उसकी वजह से आज जो हालात हैं उसमें देख रहे हैं आप कि कितना बड़ा खराबी है। तो सुंदरबनी से लेकर पुंछ तक इनको वीडीसी बनानी चाहिए और ऐसे नौजवान एक्स सर्विसमैन फौजी जो है वो बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया जी रविंद्र शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ विबोध गुप्ता साहब भी फोन लाइन पर है। विबोध जी सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट दिन जब ये इंसिडेंट हुआ था डांगरी के अंदर तब से कंटिन्यूसली आप इसको मॉनिटर कर रही हैं, ब्रीफ किया आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, पार्टी को और स्टेट गवर्नमेंट की हर एक मिशनरी इस पर उसके बाद एक्टिवेट भी नजर आई। आज होम मिनिस्टर साहब का टूर है और टूर से पहले माना जा रहा है कि कई चीज़ें जो है वो ग्राउंड पर विजिबल हो जाएंगी। आज क्या ये जो खबरें आ रही है कि कई चीज़ें विजिबल होंगी, क्या वो हो सकता है और बीजेपी किस तरीके से इस टूर को देख रही है जो आज प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर साहब का है डांगरी के इलाके के अंदर? धन्यवाद जी। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपकी कवरेज हमेशा राजौरी और डांगरी के इस दर्दनाक हादसे को लेकर बनी रही और आप भी इसको बार बार जो है वो देश को वो दिखा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अभी जो भाई साहब बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हजारों लोग कश्मीर से कश्मीरी पंडित जो हैं वो वहां से आ गए, तो उसके जिम्मेवार कौन है? उनके जिम्मेवार ये कांग्रेस नेशन कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, इसलिए इनको कोई राइट नहीं बनता है कि वो इस किस्म की बात करें। यहाँ तक डांगरी के ये कायराना हमला पाकिस्तान ने जो किया और हमारे 7 लोग उसमें शहीद हो गए, उसमें 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हो गए। एक बड़ा आतंकवाद की लड़ाई पाकिस्तान जो है उससे हम लड़ रहे हैं, पिछले 35 वर्षों से लड़ रहे हैं। और जिस ढंग से जम्मू कश्मीर से अलगाववाद और पत्थरबाजी और सब खत्म हुआ, कश्मीर के अंदर शांति बनी, उसके कारण उन्होंने कायराना हमला राजौरी के अंदर करवाया। आपने ये देखा होगा कि पहली सरकारों के अंदर भी अगर आप देखें तो जब हमले हुए तो कितने दिन तक वो केंद्र की सरकारें जागती नहीं थी। यहाँ पर पहले दिन ही माननीय गृह मंत्री जो है उस कंसर्न में आ गए और एलजी मनोज सिन्हा राजौरी आए, यहाँ पुलिस की सारी एडमिनिस्ट्रेशन आई, यहाँ उन लोगों की धरपकड़ हुई जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते थे। एक बड़ी संख्या में लोगों की धरपकड़ हुई। जैसे आपने बताया कि वीडीसी को लेकर एकदम से जो है मजबूती और मॉडर्न वेपन देने शुरू किए और उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की। एक बड़ा काम जो है वो हुआ है। जहां तक वो 10-10 लाख की बात करते हैं, किसी भी इंसान की कीमत पूरी नहीं की जा सकती। जो चला जाता है परिवार से वो 1 करोड़ रुपया भी दे दिया जाए, 10 करोड़ रुपया भी दे दिया जाए, उसकी कीमत पूरी नहीं होती। लेकिन 10-10 लाख रुपया चलो उन परिवारों को मिलेगा जो लोग हमारे शहीद परिवारों के लोग हैं, उनको एक ठीक जिंदगी जी सके, उसके लिए एक बड़ा कदम जो है माननीय अमित शाह जी ने उठाया। मैं आपको बताऊं कि हमारा डेलीगेशन जो मिलने के लिए कोर ग्रुप का बीजेपी का दिल्ली गया था, तो माननीय गृह मंत्री जी ने 35 मिनट सिर्फ सिक्योरिटी और राजौरी और पुंछ को लेकर जो है चिंता जताई थी और उनका कंसर्न था। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन जो हादसा होता है शाम को एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ पर सीआरपीएफ की 18 कंपनी बटालियन जहाँ पर जो है वो आ जाती हैं और बीएसएफ की 10 कंपनी जो है वो यहाँ पर आ रही हैं और माननीय गृह मंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं। ये बड़ा संकेत जी जवाब मिलेगा। वो जहां पर आ रहे हैं तो कोई पब्लिक को संबोधन करने नहीं आ रहे हैं, एयरपोर्ट से सीधा डांगरी जा रहे हैं और डांगरी के अंदर वहां के परिवार जिन्होंने देश के लिए जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है उनके परिवारों से बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे। और आपने देखा होगा कि कल से एक बड़े बड़े ऑफिसर सिक्योरिटी फोर्सेज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डीजीपी लेवल के ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। मेरा ये कहना है कि वो जो आतंकवादी हैं उनको पताल से निकाल कर भी मारा जाएगा। और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले बालाकोट के अंदर 2 आतंकवादी को मार गिराया। विभोद जी एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, बीजेपी से वाबस्तगी अच्छा खासा आपका पार्टी के अंदर भी जिम्मेदारी है, तो आपकी जिम्मेदारियां वहां से एक तरह से डबल हो गई हैं जब से ये इंसिडेंट हुआ है।
अभी थोड़ी देर पहले लोकल सरपंच हमारे साथ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हथियार देना, ट्रेनिंग देना, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या चीज़ें यहीं तक सीमित रहेंगी या फर्दर कोई बड़ा एक्शन या बड़ी कार्रवाई हम देखेंगे? क्योंकि एक बड़े इलाके को कवर कर पाना और सुरक्षा दे पाना शायद ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, और उस जिले के अंदर जो पहले हम बात कर रहे हैं कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। चलिए जी, राब्ता कट गया जी। बढ़ते हैं जी आगे डांगरी के इस वाकये के बाद जहां आज दाखिला वजीर साहब दौरा कर रहे हैं, इसके साथ साथ जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर की भी बात करें, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर से दो अहम बड़ी बातें सामने आ रही है और एक एक करके दोनों खबरें आपके सामने रखेंगे। कल इंफॉर्मेशन एंड जो ब्रॉडकास्टिंग जम्मू कश्मीर का है डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की, तस्वीरें जारी की गई और यह कहा गया कि जनाब इस ग्रुप ने बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ के मामलात हुकूमत के सामने रखे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पेशेंट हेयरिंग दी है इस पूरे मामले पर और उन्हें यह यकीन दिलाया है कि जनाब मामला जो है वो हल होगा। लेकिन आज दाखिला वजीर साहब का दौरा है और दौरे से पहले दो ग्रुप्स जो है वो आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जवाब इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। उस बीच खबर ये कि जो एहतजाज पर बैठे मुजाहिरीन हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर मुलाकात करने गए थे वो कौन थे, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं इनका मानना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ज़मीनी सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं कराया जा रहा है और उनके सामने फर्जी तस्वीरें रखी जा रही हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ज़रूरत ये थी कि सही नुमाइंदों को बुलाकर बात की जाती ताकि मसला हल हो सकता था। क्या कुछ मुजाहिरीन कह रहे हैं, ज़रा फटाफट से पहले इसको सुन लेते हैं। देखिए, परसों जम्मू कश्मीर नेताओं की हाई लेवल मीटिंग हुई थी मिनिस्टर साहब के साथ, जिसमें एक पॉजिटिव आउटकम वो लोग लाए थे कि हमारी सैलरीज की एश्योरेंस की बात की गई थी उसमें। उसके साथ उसमें ये लिखा गया था कि जो उनके बाकी मसाइल हैं जिसमें हमारी प्राइमरी डिमांड है रिलोकेशन अटैचमेंट, वो मीटिंग्स के जरिए सॉल्व होंगी। तो पैरेलली हो क्या रहा है कि हम लोगों को उम्मीद थी कि हमें मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन सडनली बैक डोर के जरिए किन्हीं और रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के हमारा फेट डिसाइड हो रहा है। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग उन्हें जानते भी नहीं किसको बुला के मीटिंग करते हैं। तो लगातार अगर आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे तो एलजी साहब लगातार ये बोल रहे थे हम इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ टच में थे। ये था कि हम लोग नहीं जाते थे, टच में कोई और होता था जो हमें पता ही नहीं था रियलिटी उसकी। और दूसरी बात वो ये बोलते थे कि आपने ब्रीथिंग पीरियड मांगा था, हमने नहीं मांगा था। हमारा प्रदर्शन हमेशा ईमानदारी पे चला और एक सच्ची राह पे चला था। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बीच में जो इस चीज़ का सौदा करते हैं वो जाके बोल देते हैं हमारी फैमिलीज़ का फेट डिसाइड करके आ जाते हैं, हम उसे कंडेम करते हैं उन चीज़ों का। हमें आशा है कि एलजी साहब आप एक रियलिटी पे चलेंगे और हकीकत पे चलेंगे, जो रियल रिप्रेजेंटेशन है उन्हें बुलाइए। आप इससे डिमांड्स को मैनिपुलेट हो रहे हैं और बार बार एक सच्चाई की हार हो रही है, जिससे लोगों के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा टुवर्ड्स एनीथिंग। ये लोग समझ चुके हैं क्लियरली कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अपनी अपनी बात अपनी जगह, लेकिन एक और वफ्द भी लिखा लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हो चुके हैं और वो वफ्द भी इंतहाई अहम है, क्योंकि पहले उन्होंने जम्मू के अंदर एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चले गए, जहां पर उन्हें एक यादाश्त भी सौंपी है और उस हवाले से ये कहा गया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो होने चाहिए। खबर आ रही है कि आरएसएस के टॉप लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लीडर्स ने मुश्तरका तौर पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सलामती सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है और संघ की तरफ से माइनॉरिटीज़ पर जो हमले हुए हैं, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, इस पर इजहार तशवीश भी जाहिर किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने। डेलीगेशन जिसकी सरबराही कौमी जनरल सेक्रेटरी बराए ऑर्गेनाइजेशंस BL संतोष कर रहे थे, RSS के सहसवार अरुण कुमार जी उसमें थे, उसके साथ साथ रुपेश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी RSS के सदर हैं वो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। रविंदर रैना जो बीजेपी के सदर हैं वो इसमें मौजूद थे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बराए ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल इसमें मौजूद थे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर सुनील शर्मा
इस ग्रुप के अंदर मौजूद थे जिन्होंने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ राजभवन के अंदर मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान जैसे मैंने पहले कहा कि सलामती सूरत हाल से लेकर दीगर मामला पर तबादला ख्याल तो किया ही गया है, लेकिन इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीटिंग से पहले आरएसएस और बीजेपी का इजलास भी मुनक्किद हुआ था और उस इजलास के अंदर कई अहम और बुनियादी मामलों पर तबादला ख्याल भी हुआ था। इधर ज़राए के मुताबिक जहां तशवीश का इजहार किया गया कि सूरत हाल किस तरीके की बन रही है, वहीं दूसरी तरफ से जो सूरत हाल यहाँ पर सरमायाकारी के हवाले से है, इंडस्ट्रियल ज़मीनों को देने के हवाले से है, जिस सुस्त रवि के साथ ये पूरा मामला चल रहा है उस पर भी मुश्तरका क़यादत यानी आरएसएस और बीजेपी की क़यादत ने इत्मीनान का इजहार बिल्कुल भी नहीं किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस प्रोसेस को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा जाए ताकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर में आ सके और जो सन्नतकार बैरून रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सन्नत लगाना चाहते हैं उनके लिए राहों को हमवार किया जाए। मीटिंग के अंदर इस बात का मुतालबा किया गया और आरएसएस और बीजेपी की मुश्तरका क़यादत कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी मुलाकात हुई है। तो ये थी जनाब दो वो खबरें जी जो हमने बैक टू बैक आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से बताई। क्योंकि बात जम्मू की चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू में है, मीटिंग का सिलसिला जम्मू में चल रहा है, तो रात देर गए जम्मू से एक और बड़ी खबर भी आई और खबर ये आई कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, एहतियाती गिरफ्तारियां हुई है और ये गिरफ्तारियां क्यों हुई है इसके पीछे हंगामे की एक बड़ी खबर भी सामने है। देर रात जम्मू के अंदर हंगामा दिखा गया शहर के बीचों बीच सड़क के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडरान को पुलिस ने हिरासत में लिया और हमारे पास जो इतलात हैं कि एक तो शाहनवाज चौधरी जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के और जानजेब सिरवाल और बाकी कुछ लोग जो कि जम्मू में कश्मीरी पंडितों से जो एहतिजाज प्रेस कॉलोनी के अंदर कर रहे थे उनसे एक वफद मुलाकात करने जा रहा था और ये दो लोग जो कि लीड कर रहे थे इसको, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में हालांकि जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक इनको छोड़ दिया गया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इल्जाम आयद किया गया है कि बिना किसी तरीके से वो परेशान किए हुए आगे जा रहे थे, एहतिजाजियों से मुलाकात करनी थी, दुख दर्द बांटना था एहतिजाजियों के साथ। सरमा के इन सख्त क़याम में या रातों में जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ मुलाकात होनी थी तय शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इस दौरान कांग्रेस लीडरान को पुलिस ने हिरासत में लिया। शाहनवाज चौधरी और उनके साथ साथ जो बाकी कारकुन थे वो तस्वीर आपके सामने है जब पुलिस की तरफ से उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद चंद घंटों बाद हमारी इतलात के मुताबिक उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इस पर मजीद बात करेंगे। तो लिखा है ही नहीं आपने तो बहस होगा। चलो यही से कर दो। तस्वीरें रात देर गई की हैं जी जब दोनों लीडरों का एहतियाती गिरफ्तार किया गया और चूंकि वीवीआईपी मोमेंट है शहर के अंदर और किसी तरीके का नाखुशगवार वाकया पेश ना आए और किसी तरीके से अमन कानून की सूरत हाल में दखल ना हो, उस हवाले से एहतियातन जो है वो हिरासत में लेने की खबर आई थी। बाद में ये भी खबर आई कि रात देर गई उनकी रिहाई भी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले के फ़ौरन बाद खबरें जो हैं वो ये है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पूरे मामले पर अपना रद्दअमल सामने रखा है। हुकूमत की इस कार्रवाई की यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो ये कार्रवाई की गई है इसकी मजम्मत की गई है और कहा गया कि ये बुनियादी हकूक़ की पामाली है और इसी वजह से ये सब कुछ जो है इधर हो रहा है कि आज़ादी जो है वो बोलने की नहीं है, ये कुछ लीडरों की तरफ से कहा गया है। ताहम हुकूमती ज़राया जो लगातार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं चूँकि मामला इंतहाई संगीन है जी, हसास है, तो और हसासियत को देखते हुए ही पुलिस जो है वो अपना काम लगातार वक्तन फ़वक्तन करती आ रही है। चलिए जनाब, अब जरा सियासत के बाद बात जरा रियासत की करते हैं और रियासत के सेहत महकमे के एक उस इदारे की करते हैं जो श्रीनगर का एक हसास इदारा है और बात करते हैं SMHS अस्पताल की। और SMHS अस्पताल यानी स्टेट अस्पताल वो अस्पताल है जी जहां पर पूरी वादी कश्मीर का रश रहता है और इन दिनों खबर ये है कि SMHS अस्पताल के अंदर मशीनें डिफंग है और एक मशीन मैमोग्राफी के हवाले से जो इस्तेमाल होती है वो पिछले कई हफ्तों से लगातार खराब पड़ी है और अब जो वहां पर तीमारदार हैं जिन्हें इस टेस्ट से गुजरना होता है उनका ये मानना है कि हुकूमती सतह पर चंद लोगों का और प्राइवेट सेक्टर में जहां पर ये टेस्ट किए जाते हैं वहां पर उनका नेक्सस है।
यही वजह है कि 3-4 हफ्तों के बावजूद भी सरकार ने अभी तक इस मेमोग्राफी मशीन को ठीक नहीं करवाया है, ये लोगों का मानना है। जरा हमें यह बता रहे हैं कि जनाब इसकी हकीकत यह है कि मशीन खराब हुई है और अस्पताल इंतजामिया ने यादाश्त भी भेजी हुकूमत के सामने, इंतजामिया के सामने कि हमारी ये मशीन खराब हुई है, इसको ठीक करना है, लेकिन अभी तक भी हुकूमती इदारों के पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि कितने दिनों के अंदर अंदर या कब तक ये मशीन बदली जाएगी या ठीक होगी। अब ये मशीन है क्या, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मशीन जनाब इस्तेमाल होती है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए और ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ये होती है। और जब गांव देहात से अब आप बच्चे या लोग वहां पर आते हैं टेस्ट करवाने के लिए और उन्हें ये पता लगता है मशीन खराब है और सरकारी तौर पर डॉक्टर उन्हें ये कन्वे करता है अस्पताल के अंदर कि आप इसको बाहर से करवा कर लाइए, तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके की खबरें बाहर आती है तो खबरों के अंदर की कहानी क्या होती है वो हमने आप तक पहुंचा दी है। फिलहाल सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल मेरे साथ है। हिलाल, ये पहला मौका नहीं है जब SMHS अस्पताल सुर्खियों के अंदर हो। हमने देखा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर मारूफ सहाफ़ी का इलाज करना था तो बेड वहां पर मौजूद नहीं था। एक तरफ से हुकूमती इदारे लगातार ये दावा पेश कर रहे हैं कि हम हेल्थ महकमे पर खुसूसी तवज्जो देकर इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट वाइज 2019 से काफ़ी आगे चले गए हैं। लेकिन दूसरी खबर ये कि अगर हफ्तों तक एक छोटी सी मशीन जो हसास मशीन है ख़राब हो और हुकूमती इदारे उसको ठीक कराने में नाकाम हो, क्या मैं ये समझूं कि तालमेल का फुकदान है या जो लोग कह रहे हैं कि नेक्सस है उसको सही माना जाए? हिलाल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, सवाल पूछिए। हिलाल, सवाल यह है कि जिस तरीके से हुकूमत बड़े दावे पेश कर रही है कि हम अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं, हम जी टॉप 10 में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये जो छोटी छोटी बातें उभर कर सामने आ रही है और जिनमें ये मशीन, मेमोग्राफी मशीन का नाम भी सामने आया कि पिछले कई हफ्तों से ख़राब है, और जो बीमार और तीमारदार है वो कह रहे हैं कि ये जनाब नेक्सस है, मशीन तो ख़राब है ही लेकिन ये नेक्सस है दरअसल जो प्राइवेट सेक्टर में इस टेस्ट को करवाने के लिए। तो एक तरफ से हम गुज़श्ता दिनों देख रहे थे कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर मारूफ सहाफ़ी का इलाज होना था तो बेड नहीं था, नीचे बैठे थे, हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद भी कई वजाहतें सरकार की तरफ से सामने आई। तो क्या हम ये समझे कि तालमेल का फुकदान है या वाकई तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप ही नहीं हो पा रहा है? देखिए, अगर देखा जाए, अगर यही मशीन किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में खराब हो जाती तो ये 3 हफ्ते 4 हफ्ते ऐसे पड़ी हुई नहीं होती, ये रातों रात ठीक हुई होती, क्योंकि ऐसी कंपनियां जो ये मशीनरी, स्पेशल मशीनरी फराहम करते हैं तो उनकी सर्विसेज भी बड़ी तेज होती है। लेकिन यहाँ ऐसी चीजों को लहतो लहल से लिया जाता है और इसमें चूंकि नफा नुकसान तो हॉस्पिटल देखता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक आम पेशेंट को ऐसी चीजों से नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वजह से अगर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से ये मशीन यहाँ पर पड़ी हुई है और इसको ठीक करने के लिए अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है। अब चूंकि हमने भी मुंतज़मीन के साथ बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमने इस हवाले से रिक्वेस्ट कुछ दिन पहले दी हुई है और मोस्ट प्रोबेबली कुछ आने वाले दिनों के अंदर इस पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बात यही है कि अगर तरजीहात होती तो शायद जिस दिन ये खराब हुई होगी उसी दिन अगर इसको कंसर्न अथॉरिटी के साथ या कंसर्न कंपनी के साथ उठाया जाता तो आज तक ये मशीन ठीक हुई होती। जब तक, क्योंकि कश्मीर के अंदर ये अब देखा गया है कि जब तक न लोग सड़कों पे आ जाएंगे, जब तक न लोग मीडिया में आ जाएंगे, जब तक न लोग पहले चीखो पुकार करेंगे, तब तक यहाँ कोई भी चीज ठीक नहीं हो जाती है और तब तक पब्लिक की डिमांड पूरी नहीं होती है। ठीक वैसा ही श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में भी ये जानते हुए कि यहाँ रश कितना होता है और ये जो मेमोग्राफी मशीन है ये डिटेक्ट करने के लिए, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। और यहाँ पर ऐसे हमारी डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि यहाँ पर रेशो ऐसे ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को देखते हुए जरूरी बनता था कि फौरन से पेशेंट इस मशीन को ठीक कराया जाता ताकि पेशेंट्स को ज्यादा सफर ना करना पड़ता। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, SMHS अस्पताल हो या दीगर अस्पताल हो, हमारी सूरत हाल ये है कि अभी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे पास नहीं है और अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको ठीक करने में
महीनों लगते हैं। छोटी सी मिसाल मेमोग्राफी मशीन की है जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट जो एसएमएच अस्पताल के अंदर इस वक्त ख़राब पड़ी है। अब ज़रा अस्पतालों की बात चल रही है तो आपके सामने एक और एक्सरे रख देते हैं, और ये एक्सरे वादी कश्मीर के बल्कि जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े इदारे का रखते हैं जिसे आप शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहते हैं, सिक्किम सोरा का रखते हैं। और सिक्किम सोरा के अंदर भी किस तरीके से निजाम चल रहा है वो आपको इससे पता लग सकता है। सिक्किम सोरा के जो एदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक सिक्किम यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के अंदर कम से कम 45% पोस्टें प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की खाली पड़ी है। 45% पोस्टें, 51% पैरामेडिकल पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं। अस्पताल चल कैसे रहा होगा जरा समझिएगा, जितना रश उस पर है। और फिर जो बीमारों और तीमारदारों और पैरामेडिकल के बीच हाथापाई भी होती है वो भी इसी वजह से हो रही है। अब समझ आ रहा है जी, क्योंकि 51% की कमी बहुत कुछ बयान कर रही है। और इसी इदारे के अंदर एक अच्छी बात यह भी है कि 50,887 लोगों का गोल्डन कार्ड के जरिए से इलाज मुआवजा भी हुआ है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा। अथॉरिटीज ने जो सैंक्शन हुआ था वो 290 पोस्ट प्रोफेसर के, कंसल्टेंट के और एडिशनल एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसरों के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा के लिए दिए गए थे। दिसंबर 2022 तक, क्योंकि जनवरी चल रहा है जी, दिसंबर 2022 तक 160 पोस्टें फिल की गई हैं। 290 फिल करनी थी, दिसंबर 2022 तक सिर्फ 190 पोस्टें फिल हुई हैं। किनकी? प्रोफेसर्स की, कंसल्टेंट्स की, एडिशनल एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टों की। अब आगे बढ़िएगा। ऑफिशियल फिगर्स ये भी बता रहे हैं कि जनाब कमोबेश 130 पोस्टें आज के दिन में भी वैकेंट पड़ी हैं। और एक आरटीआई जो दाखिल किया गया था, चूंकि सारा खुलासा आरटीआई के जरिए से हुआ है, तो आरटीआई का जवाब जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सिक्किम सोरा के हैं, उन्होंने एक आरटीआई के जवाब में इस बात को माना है कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारी जी पैरामेडिकल स्टाफ की वो 616 है। आरटीआई के जवाब में कहा गया कि हमारे पास जो सैंक्शन है वो 616 पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ में कौन कौन आते हैं आपको सबको पता है। 616 में 303 फिल किए गए हैं, यानी आधा फिल किया गया और आधा अभी तक भी फिल नहीं हुआ है। दिसंबर 2022 तक निजाम कैसे चलेगा बड़ा सवाल है। इसी आरटीआई के एक और सवाल के जवाब में यह बात मान ली उन्होंने कि जनाब एक बड़ी परेशानी से सिक्किम सोरा जो इस वक्त दो चार है, क्योंकि अथेन डंपिंग साइट जो सोरा से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर है, उसकी बदबू से बीमार और तीमारदार दोनों परेशान है। डॉक्टर तो है ही। अथेन डंपिंग साइट जो सोरा से थोड़ी सी दूरी पर है, वहां पर जो बदबू आ रही है उससे सोरा का पूरा इलाका मुतासिर हो रहा है और उससे अमराज छाती में मुब्तला मरीज भी मजीद परेशान हो रहे हैं। सिक्किम सोरा की आरटीआई के जवाब में लिखा गया है। पीआईओ साहब का यह भी मानना है कि गोल्डन कार्ड जिसे हुकूमती सतह पर मुतारिफ कराया गया है और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन और दीगर चीजें उसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को इलाज मुआवजा यहां इस अस्पताल के अंदर किया गया है। सिक्किम सोरा करंटली जो है 12 जगहों पर अपने 12 सेक्शंस के अंदर काम कर रहा है और कुछ डे केयर में है, कुछ इंडोर है, कुछ ऐसे है। तो डिटेल्स सारी आई है, लेकिन इसमें जो अहम और बड़ी डिटेल है कि टेक्निकल स्टाफ यानी हमारे दरसी निज़ाम डॉक्टरों का, पोस्ट ग्रेजुएट और पीजी ये जो हमारे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनकी कमी है। और फिर पैरामेडिकल्स की अगर 51% सीटें खाली होंगी तो आप समझ सकते होंगे कि यह हसास इदारा अपना काम किस तरीके से कर रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा हज 2023 के हवाले से भी करते हैं। का अहम अपडेट है उन तमाम ख्वाहिशमंद अफराद के लिए जो 2023 में
हज पर जाना चाहते हैं या तैयारियां कर रहे हैं, अप्लाई किया हुआ है, फॉर्म भरने का सिलसिला, एप्लीकेशंस देने का सिलसिला जिनकी तरफ से जारी है, उनके लिए एक बड़ी खबर और अपडेट है। अगर हज 2023 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो कोरोना मुखालिफ वैक्सीन लगाना लाजमी होगा, क्योंकि वैक्सीन के बगैर हज करने की इजाजत नहीं होगी। सऊदी हुकूमत की तरफ से एक ताजा हुक्मनामा वजारत हज उम्रा की तरफ से जारी कर दिया गया है और सऊदी अरब ने फरीजा हज की अदायगी के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी है। अगरचे पुराने कोटे में तब्दीली हुई है, पाबंदी नहीं होगी, लेकिन वैक्सीनेशन के बिना आप नहीं जा सकेंगे, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वजारत हज उम्रा की तरफ से बयान जो जारी किया गया है उसमें हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की जो वैक्सीन है, एंटी कोविड वैक्सीन है, वो लगानी होगी और वैक्सीन ना करवाने पर हज की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी, आप पर रोक लग जाएगी। इस बयान के मुताबिक हज के लिए आने से कबल आजमीन एहतियातन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवाएं। इसके अलावा सऊदी अरब ने रवां साल हज के लिए आजमीन की जो तादाद है उस पर भी पाबंदी पहले से खत्म कर दी है, लेकिन ये एक नए तरीके से, चूंकि हिंदुस्तान से भी 1,75,000 से ज्यादा लोग जाएंगे, एग्रीमेंट पर साइन हो चुके हैं, लेकिन 2023 में वो पुरानी पाबंदियां नहीं होगी। कोरोना से पहले की तरह हज होगा, मगर वैक्सीन फिर भी आपको लगानी होगी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो है वो भी आपको, यानी फ्लू की, वो भी आपको लगवानी जरूरी होगी, जरूरी नहीं होगी लेकिन एहतियातन वो भी लगानी, लेकिन कोविड मुखालिफ वैक्सीन जो है वो आजमीन को लगाना जरूरी होगी और उसकी रिपोर्ट जो है वो कागजात के साथ आपको अटैच करनी है। इधर हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करने के लिए विंडो खोल दिया गया है। उसके लिए आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आइएगा और उसमें तमाम तर लवाजमात और तमाम तर जो फॉर्मेलिटीज़ है वो तहरीर कर दी गई हैं। आज से ही आप, अगर आपने सफ़र महमूद पर जाना है तो आप दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं और इस सिलसिले में रियासती हज कमेटियाँ और मरकज़ी हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तमाम तर डिटेल्स को डाल दिया गया है। बड़ी खबर हज कमेटी ऑफ इंडिया के हवाले से हम आपके सामने रख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कुछ मज़ीद खबरें हैं और कुछ बातें आपके साथ भी करेंगे। यानी 9:40-45 मिनट का वक्त होगा तो आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों और तज्जियों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे।